बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ए अंडमान निकोबार, बी इंदिरा पॉइंट, सी लक्षद्वीप, डी सिलचर। निम्न में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु स्थित है? तो यदि हम भारत के मैप में देखें दक्षिणतम बिंदु को लेकर दो तरह के स्थान पूछे जाते हैं, जैसा कि प्रश्न में है। एक तो है भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत के ऐसा क्षेत्र जो भारत के भौगोलिक परिक्षेत्र में है और राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टि से भारत का भाग है, उसमें हम बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह है जो कि ग्रेट निकोबार में। लेकिन वर्ष 2004 की सुनामी में यहाँ जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ जलमग्न हो गया। जलमग्न होने का मतलब है कि यहाँ समुद्र में डूब चुका है 2004 से। इसीलिए दूसरा जो पॉइंट है वह है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। यहाँ जो भारत की मुख्य भूमि है, इस भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह बिंदु कहलाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इसे तमोरिन या कुमारी अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है और यहाँ तमिलनाडु में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु तो है इंदिरा पॉइंट, लेकिन भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो वह है कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो भारत की यदि हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से गैस बनती है उससे, और बार बार चाय पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विवेकानंद और योगानंद और रामतीर्थ सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए पश्चिम की ये समझाने की कोशिश करते रहे कि जीसस उसी कोटि में आते हैं विश्व में जिसमें बुद्ध आते चीन के हैं, बाद जिसमें महावीर आते हैं, और भारत में पूरे विश्व की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत है? तो सही उत्तर है सी, लगभग 17% जनसंख्या जो है हमारे भारत में निवास करती है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार। भारतीय द्वीपों समेत समुद्र तट की कुल लंबाई लगभग है ए 7,300 किलोमीटर, बी 7,516.5 किलोमीटर, सी 7,000 किलोमीटर, डी 6,100 किलोमीटर की जो भारत की जो है कुल समुद्र तट या जिसे हम कहते हैं तटीय सीमा कितनी है? तो पहले हम बात करते हैं भारत की सीमा की। कोई आदमी पानी पे चल भी सके तो ज्यादा से ज्यादा जादूगर हो सकता है।
भारत की और पहली कुल सीमा, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। स्थलीय सीमा और .5 किलोमीटर कि भारत की कुल सीमा, जिसके अंतर्गत भारत की मुख्य भूमि की सीमा और उसकी जो है तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, द्वीपीय सीमा, जितनी भी भारत की सीमा है वो उसको सबको शामिल करते हैं। तो भारत की कुल सीमा है 22,716.5 किलोमीटर। अब इसको दो भागों में विभाजित किया गया। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो स्थल भाग से लगती है, और भारत की जो है स्थलीय सीमा अपने पड़ोसी देशों के साथ लगती है, मुख्य रूप से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। लगभग 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। अब स्थलीय सीमा कितनी है, तो 22,716 में से स्थलीय सीमा जो है वह है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है वह भारत की स्थलीय सीमा है जो 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। शेष जो है वह तटीय सीमा है 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर तटीय सीमा है। तटीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो समुद्र से लगती है या तट रेखा से संबंधित है। और इस तटीय सीमा में मुख्य भूमि की जो सीमा है वह है 6100 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य भूमि का जो तटीय भाग है, जिसमें द्वीप समूह को हम अलग रखते हैं, द्वीप समूह को शामिल नहीं करते हैं, तो 6100 किलोमीटर जो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। और शेष जो है वह सब किसकी है, द्वीपीय सीमा है। द्वीपीय सीमा की बात करें लगभग 1416.5 किलोमीटर जो है वह द्वीपीय सीमा है, यानी कि इसमें से इसको जो है घटा दिया गया। अब प्रश्न क्या कहता है, भारतीय द्वीपों समेत कि भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के समेत भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। तो भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों को यदि हम मिलाते हैं तो कुल तटीय सीमा कितनी आती है, 7,516.5 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी, 7,516.5 किलोमीटर। या जो 6100 किलोमीटर है, यह भारत की मुख्य भूमि की पूछी जाए तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। ए, भारत के उत्तर का मैदान भौगोलिक आकृतियों में विविधता लिए हुए है। बी, उत्तर का विशाल मैदान नदियों का निर्मित मैदान है। सही कूट का चयन करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान यह हिमालय तंत्र की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। एक ही जो उत्तर का विशाल मैदान, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और जो बीच में दक्षिण में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि क्षेत्र, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहते हैं, उन दोनों के मध्य हिमालय तंत्र की नदियां,
हिमालय तंत्र की नदियों का मतलब है वे नदियां जो हिमालय से निकलती है, जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उन नदियों के द्वारा निर्मित है। साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे चंबल नदी है, केन है, बेतवा है, सोन नदी है, टोंस नदी है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उन दोनों नदियों द्वारा यह निर्मित मैदान है। तो इसका मतलब उत्तर का विशाल मैदान नदियों का निर्मित मैदान है, यह सही है। अब बात करते हैं कि भारत के उत्तर के मैदान में भौगोलिक आकृतियों में विविधता लिए हुए, तो जो हमारे भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है इसमें भौगोलिक संरचना के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ए भाबर, बी तराई, सी बांगर और डी खादर। यानी कि जो यहां मैदानी भाग है इस प्रकार से विविधता लिए हुए हैं। यह है भाबर, इस इश्क में क्या क्या होता है आशिक जाने या रब जाने, बांगर। इस बार न जाने क्या होगा। भौगोलिक आकृतियों में पहले भी हुए थे दीवाने, लेकिन इस मैदानी भाग में भी कहीं कहीं भौगोलिक विविधता मिलती है। भाबर के रूप में, तराई के रूप में, बांगर और खादर के रूप में। अभी क्या है? सही है। तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों क्या है? सही है। तो सही उत्तर होगा इसका सी, ए और बी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में नोआकलिकाई झरना है? नोआकलिकाई झरना यह जो है पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आता है। और इसमें से पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो इसमें से पूर्वोत्तर जो राज्य है वह है मेघालय राज्य। तो नोआकलिकाई झरना यह मेघालय राज्य में स्थित है। कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में जो है वह है एक तो जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है। दूसरा है बालमुरी जलप्रपात जो कि कावेरी नदी जो द्वारा जो है निर्मित है। और गुजरात में बात करें तो गुजरात में मुख्य रूप से जो है एक है वह नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। तो पर्टिकुलर गुजरात में तो नहीं है लेकिन वह जबलपुर के निकट है, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित, जिसे हम कहते हैं कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात। और राजस्थान में हम बात करते हैं तो चूलिया जलप्रपात है। तो नोआकलिकाई जो झरना है यह मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के सही अक्षांश विस्तार को दर्शाने वाली माप है। ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 39 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट दक्षिण और 7 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 40 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। अब भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब भारत उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा और उत्तरी अक्षांश में ही समाप्त होगा। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो जो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी, यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसे कहा जाता है
इंदिरा कॉल, जो कि वर्तमान में लद्दाख के अंतर्गत आता है। यहां इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका मतलब जो भारत का अक्षांश से विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो सही उत्तर है इसका ए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि यदि हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इसका जो है अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन यहां जो भाग है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते थे, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यहां 2004 के बाद यानी 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया। इसीलिए भारत का जो है दक्षिणतम जो अक्षांश माना जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरतम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित क्षेत्रों में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी कि ऊंचाई का जो मापन है भारत में वह समुद्र तल से किया जाता है और समुद्र तल से भारत में ऊंचाई का मापन चेन्नई नामक स्थान से किया जाता है, क्योंकि भारत का निम्न बिंदु जो है वह चेन्नई को माना जाता है। तो पहले तो यह क्लियर होना चाहिए। भारत की धरातलीय ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है और भारत में यह तल चेन्नई में स्थित है। अब यह है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू यहां उड़िया के पठार पर स्थित है। इसका मतलब यह उच्च पठारी क्षेत्र है। यह उच्च पठारी क्षेत्र है और माउंट आबू में ही भारत राजस्थान की या अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर स्थित है। दूसरा है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यह गुजरात का मैदानी भाग है। यहां गुजरात का मैदानी भाग है और मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग जो है 300 मीटर मानी गई है। पठारी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र है उनकी जो है 900 से ऊपर मानी गई है। मालवा यहां एक प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का क्षेत्र है जिसे हम मालवा के पठार के नाम से जानते हैं और इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 600 मीटर मानी गई है। इसके बाद है कुट्टानाद। कुट्टानाद यहां केरल में है और यहां समुद्र तल से भी समुद्र तल से नीचे का मतलब है जो समुद्र की जो धरातलीय सतह है समुद्र की सतह से नीचे है। यह जो केरल में है यह धरातल से नीचे स्थित है। इसका मतलब भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा होगा? कुट्टानाद। यह भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है जो कि केरल में स्थित है। जबकि आपसे पूछा जाए कि भारत में समुद्र तल का निर्धारण कहां से होता है, तो समुद्र तल का निर्धारण चेन्नई से किया जाता है और इस चेन्नई से ही भारत के जितने भी धरातलीय उच्चावास है उनकी ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है। नदियों के त्रिवेणी संगम स्थलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है बनास, मैनाल और बेड़च। बनास, मैनाल और बेड़च का जो त्रिवेणी संगम है यह तीनों नदियां भीलवाड़ा में एक स्थान है बिंगोद नामक स्थान पर आकर मिलती है। तो ए का है फर्स्ट, ए का फर्स्ट। तो एक सही हमारा आंसर आ गया है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि बनास, मैनाल और बेड़च का जो है संगम स्थल बिंगोद भीलवाड़ा है और यह केवल पहले ऑप्शन में सही है। सी में यह सही है कि ए का फर्स्ट। इसके बाद है माही, जाखम और सोम। माही, जाखम, सोम इनका जो त्रिवेणी संगम है वह है बेड़ेश्वर डूंगरपुर में, जहां माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का जो है विशाल मेला बढ़ता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा
जाता है इसी बेणेश्वर में। तो बी का है दूसरा। सी है बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप, यहां जो तीनों नदियां हैं, यहां रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, जहां पर मिलती है। तो बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम है रामेश्वर। तीसरे का सी का थर्ड। और बनास, डाई और खारी, यह तीन नदियों का संगम है, वो टोंक जिले के राजमहल में है। तो डी का है 4। तो इसका सही उत्तर हो गया सी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बनाई गई लिफ्ट नहरों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ए कोलायत लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, नौहर सहवा लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। अब बात करें तो इंदिरा गांधी नहर, जिसे मरु गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर जिसे हम मरु गंगा के नाम से जानते हैं, यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। और इस इंदिरा गांधी नहर पर पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 7 लिफ्ट नहरों की निर्माण किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिफ्ट नहरें। सबसे उत्तर में जो सबसे पहली लिफ्ट नहर है, इसको कहा जाता है चौधरी कुंभाराम। दूसरी जो लिफ्ट नहर है वह है श्री कंवरसेन। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल। चौथी है वीर तेजाजी। पांचवी है डॉक्टर करण सिंह। छठी है गुरु जंबेश्वर। और 7वीं है जयनारायण व्यास। तो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर पर लिफ्ट नहरों के यह नाम है उत्तर से दक्षिण क्रम। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसका मतलब यह जो सब है यह इनके पुराने नाम है और यह जो है इनके नए नाम है। अब बात करें चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर को पहले जो है गंदेली सहवा या नौहर सहवा लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब यहां युग्म क्या है? सही है। इसके बाद दूसरी जो है श्री कंवरसेन। श्री कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है, इसका पहले जो नाम था वह नाम था बीकानेर लोणकरणसर लिफ्ट नहर। और कंवरसेन लिफ्ट नहर का है कोलायत लिफ्ट नहर। तो यहां युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोलायत लिफ्ट नहर को डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर कहा जाता है। डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर कहा जाता है, जो कि जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। डॉक्टर करण सिंह मुख्य रूप से जोधपुर और बीकानेर में करवाती है। और पोखरण लिफ्ट नहर, इसे जयनारायण व्यास के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। और गजनेर लिफ्ट नहर, जिसे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, जो कि बीकानेर और नागौर में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पहला विकल्प सुमेलित नहीं है कि कोलायत लिफ्ट नहर को डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर कहा जाता है, कंवरसेन लिफ्ट नहर नहीं कहा जाता। कंवरसेन लिफ्ट नहर कहा जाता है बीकानेर लूणकरणसर जो नहर थी उसे नया नाम श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर कहते हैं। और इसी कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। बीकानेर की जीवन रेखा, क्योंकि यहां इंदिरा गांधी नहर की जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं उनमें सबसे लंबी है वह है श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर, और सबसे छोटी जो है वह है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। यह केवल बीकानेर जिले में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। शेष 2 या 2 से अधिक जिलों में करवाती है, लेकिन वीर तेजाजी जो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है यह केवल बीकानेर में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है? देखिए, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर भौगोलिक विविधता और भौगोलिक उच्चावच के कारण यहां पर अलग अलग
फसलें जलवायु के अनुसार बोई जाती हैं। रबी के अंतर्गत भी बोई जाती है, खरीफ के अंतर्गत भी बोई जाती है, जायद फसलें भी बोई जाती है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर बागवानी फसलें और मसाले भी होते हैं। अब इन सब में यदि हम बात करें तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है कि कुछ ऐसी फसलें जो सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादित होती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले होती है बाजरा, जो कि खरीफ के अंतर्गत सबसे ज्यादा बोई जाने वाला खाद्यान्न है और यह सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान। दूसरी है सरसों, यह रबी के अंतर्गत सबसे ज्यादा बोया जाने वाला तिलहन है और इसमें राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा है ग्वार, यह खरीफ में बोया जाने वाला एक दलहन है। और धनिया, यह एक मसाला है जो कि रबी के अंतर्गत बोया जाता है, विशेष रूप से हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में। यानी ए, सी, एफ और जी, इन चार में राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए, सी, एफ, जी, ए, सी, एफ, जी, यानी सरसों, बाजरा, ग्वार और धनिया। इसके अलावा बात करें जो है जीरा है, इसबगोल है, इसमें भी जो है राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ए अलवर, बी भीलवाड़ा, सी दौसा और डी अजमेर। फेल्सपार यहां एक अधात्विक खनिज है, मुख्य रूप से यहां पेग्मेटाइट जो चट्टान है उनमें यह पाया जाता है। और राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा फेल्सपार का जो उत्पादन होता है वह होता है अजमेर में, मध्य अरावली के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है डी। दौसा में यदि हम बात करें तो दौसा में नीमला रायसैला नामक स्थान जो कि हेमेटाइट के लिए जाना जाता है, यानी हेमेटाइट जो है निकलता है। भीलवाड़ा यह अब्रक के लिए जाना जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अब्रक का जो उत्पादन है कहां होता है? भीलवाड़ा में। और यह जो फेल्सपार है यह अब्रक के सह उत्पाद के रूप में निकाला जाता है। इसके बाद है अलवर। अलवर में है खोदरीबा। अलवर की जो खोदरीबा है यह तांबा के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। तो इसका फेल्सपार का सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है। तो सही उत्तर है डी अजमेर। राजस्थान में भाग्यम, मंगला, ऐश्वर्या नाम किन क्षेत्र से संबंधित है? ए गैस, बी तेल, सी उर्वरक, डी कोयला। देखिए सबसे पहले राजस्थान में भाग्यम, मंगला और ऐश्वर्या है कहां? भाग्यम, मंगला और ऐश्वर्या, यह तीनों बाड़मेर में जो खनिज तेल निकलता है उसके कुएं हैं, यानी कि तेल के कुएं। तो राजस्थान में भाग्यम, मंगला और ऐश्वर्या का संबंध किस क्षेत्र से? तेल क्षेत्र से है, जो कि पेट्रोलियम पदार्थ के जो है यह खनिज तेल के कुएं हैं, पेट्रोलियम के यह कुएं हैं। और यह जो तीनों ही कुएं हैं यह केएन एनर्जी के द्वारा संचालित है। केएन एनर्जी जो कि स्कॉटलैंड की कंपनी है, इसके द्वारा जो है संचालित है। क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले तेल के भंडार की जो खोज की थी वह केएन एनर्जी के द्वारा की गई थी और वह की गई थी गुड़ा मालानी क्षेत्र बाड़मेर में। और सबसे पहले जो राजस्थान में तेल का कुआं जो स्थापित किया गया था वह केएन एनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था, उसका नाम था मंगला। 29 अगस्त 2009 में 29 अगस्त 2009 में जो है राजस्थान में पहले तेल के कुएं की स्थापना की गई थी और उसका क्या नाम था? मंगला। और मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम यह तीनों ही केएन एनर्जी द्वारा बनाए गए या संचालित तेल के कुएं हैं। तो राजस्थान में भाग्यम, मंगला और ऐश्वर्या का संबंध किससे है? खनिज तेल से। और यह कुएं तीनों ही जो तेल के कुएं हैं यह बाड़मेर सांचौर बेसिन का भाग है। बाड़मेर सांचौर बेसिन का भाग है, यानी कि यह बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। और बाड़मेर सांचौर बेसिन राजस्थान का सबसे पहला और सबसे बड़ा
उत्पादक क्षेत्र है। यह भारत राजस्थान का सबसे पहला और सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, रिफाइनरी एचपीसीएल और केंद्र सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50:50 है। सी, पचपदरा स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, राजस्थान की पहली और भारत की जो है 26वीं रिफाइनरी, जिसे हम पचपदरा रिफाइनरी के नाम से जानते हैं, वहां पचपदरा बाड़मेर में स्थापित की गई। पचपदरा रिफाइनरी यहां बाड़मेर, यहां राजस्थान की पहली और भारत की 26वीं रिफाइनरी है। अब इसका जो है उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका मतलब पचपदरा स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को किया गया, लेकिन तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। यहां भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो यह कथन क्या है? असत्य। दूसरा, यहां जो रिफाइनरी है, यह एचपीसीएल और राज्य सरकार, एचपीसीएल और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। रिफाइनरी, एचपीसीएल और केंद्र सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो यह कथन भी क्या है? गलत है। इसके बाद दोनों की जो हिस्सेदारी है 74% एचपीसीएल है और 26% जो है राज्य सरकार की है। इसमें राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी 50-50 नहीं है। तो बी कथन भी क्या है? गलत है। ए और बी और सी तीनों ही कथन राजस्थान में जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसके संबंध में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, जलोढ़ मृदा में पोटास की बहुलता होती है। सेकंड, जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी भाग में बड़े भूभाग पर पाई जाती है। तो देखिए, जलोढ़ मृदा यहां नदियों द्वारा निर्मित मृदा, यानी कि नदियां जो अपने साथ चट्टाने हैं, अवसाद है, जलोढ़ लाती है, उनके जमाव से जो मिट्टी बनती है वह क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा। और भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान पूरा नदियों द्वारा निर्मित संरचना है, जिसमें हिमालय तंत्र की नदियां भी हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी हैं। और यह सब नदियां मिलकर उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती है, जो कि उत्तर भारत में स्थित है। और इसीलिए जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी भाग में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। यह सही है। क्यों है? क्योंकि भारत में बात करें तो मैदानी भाग लगभग 43% है और इस 43% में जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार है। इसलिए उत्तर भारत में या भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वह मैदानी क्षेत्रों की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो कथन 2 क्या है? सही है। दूसरा, जलोढ़ मृदा में पोटास की बहुलता होती है। तो जो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है, जो कि उत्तर के विशाल मैदान में स्थित है, इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। लेकिन इसी मिट्टी में एक तो कैल्शियम और पोटास की अधिकता होती है। पोटास की अधिकता होती है और जलोढ़ मृदा में पोटास की बहुलता होती है। यह भी क्या है? सही है। इसका मतलब 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। तो सही उत्तर होगा इसका बी, 1 व 2। और जलोढ़ मिट्टी जो है यहां सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है और भौगोलिक विविधता के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 4 भागों में विभाजित करते हैं। वह है भाबर के रूप में, तराई के रूप में, बांगर के रूप में और खादर के। यह चारों ही जलोढ़ मृदा का ही प्रकार है। भाबर जो है यह कंकड़ पत्थर वाली जो है जलोढ़ मृदा होती है। तराई यह दलदली जलोढ़ मृदा होती है। बांगर यह प्राचीन जलोढ़ मृदा है और खादर यह नवीन जलोढ़ मृदा है। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा
या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला कि पश्चिमी रेतीले मैदान का लगभग 40% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो देखिए, राजस्थान जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जलवायु के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। अब शुष्क रेतीले मैदान को भी उच्चावच की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, तो बालू का स्तूप युक्त है 58.50% और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो कि 41.50% है। यानी कि जो हमारे पश्चिमी रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीले मैदान का लगभग 40% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। वैसे तो एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो 41.50% जो भाग है वहां बालू का स्तूप मुक्त है। और बालू का स्तूप मुक्त का मतलब है कि जहां रेत के धोरे नहीं पाए जाते हैं वहां क्षेत्र है 41.50। राउंड फिगर में हम बात करें तो लगभग कितना आएगा? 40%, जो कि सही है। दूसरा, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। सबसे प्राचीन जो भाग है वह है अरावली और दूसरा है हाड़ौती का पठार। अरावली और हाड़ौती का पठार यहां दोनों जो है यहां प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति किससे हुई थी? गोंडवाना लैंड के विखंडन से हुई थी और इसीलिए अरावली और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है और यह प्रायद्वीपीय भारत का जो है पठारी क्षेत्र उसी का ही भाग है। तो एक तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का है। दूसरा, दो भौतिक प्रदेश हैं, एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहां जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका भाग माना जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में हुई थी और उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति भी प्लीस्टोसीन काल में मानी जाती है। इसीलिए जो उत्तर का पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहां दोनों उत्तर के विशाल मैदान के भाग है। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तीसरा, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है। अब अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत का मतलब है ऐसे पर्वत जिसमें किसी तरह का उत्थान या इसकी ऊंचाई में किसी तरह की वृद्धि नहीं है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। साथ ही यह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन या मानवीय क्रिया के कारण अपने मौलिक स्वरूप को क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। अब यह पता चलता है अरावली की उत्पत्ति से कि जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस समय इसकी औसत ऊंचाई थी 2800 मीटर, लेकिन वर्तमान में बात करें तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वह है 930 मीटर। इसका मतलब धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? अपरदन हुआ, अपक्षरण हुआ, यह टूटी और अब वह केवल एक अवशिष्ट के रूप में हमारे यहां पर है और इसीलिए अरावली को हम कहते हैं विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला हम लोग कहते हैं। इसलिए अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है। यह भी कथन क्या है? सही है। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए कि जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला, वोलेस्टोनाइट खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है। तो वोलेस्टोनाइट खनिज एक अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है और यह पूरे भारत में केवल राजस्थान से ही निकलता है। इसीलिए वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। यह कथन सही है। दूसरा, राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से हाड़ौती का पठारी क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों के भंडार है वह अरावली में, लेकिन यह कह रहा है कि खनिजों की दृष्टि से हाड़ौती का क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, हाड़ौती के क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो है बेसाल्ट चट्टानों का जो है भाग है और बेसाल्ट चट्टानों के रूप में हमारे यहां से या बेसाल्ट चट्टानों से मुख्य रूप से यहां से बलुआ पत्थर निकलता है। इस क्षेत्र से धात्विक खनिज जो है नहीं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जितने भी धात्विक खनिज हैं सब अरावली से निकलते हैं। इसीलिए खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है वह कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। हाड़ौती का पठार नहीं है। हाड़ौती के पठार में खनिज भंडार है लेकिन वह जो है लघु या गौण खनिज के रूप में आते हैं। धात्विक खनिज के रूप में वहां केवल हाल ही में एल्यूमिनियम के भंडारों की खोज की गई है। किसी प्रकार का धात्विक खनिज वहां से नहीं निकलता है। इसीलिए दूसरा कथन क्या है? सत्य नहीं है। तीसरा, राजस्थान केवल अधात्विक खनिजों का उत्पादन करता है। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो खनिजों की विविधता के लिए जाना जाता है और खनिजों की विविधता के लिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान से धात्विक खनिज भी निकलते हैं,
अधात्विक खनिज भी निकलते हैं, आणविक खनिज भी निकलते हैं, रासायनिक उर्वरक खनिज भी निकलते हैं और साथ ही साथ यहां पर जीवाश्म या ईंधन खनिज भी निकलते हैं। इसीलिए राजस्थान से केवल अधात्विक खनिज का उत्पादन होता है। तो यह कथन क्या है? असत्य है। तो सही कथन कौन सा है? केवल एक जो है सही है। तो सही उत्तर होगा डी, केवल एक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? खनिज और उसका क्षेत्र। सबसे पहला है टंगस्टन। राजस्थान में जो टंगस्टन है वह वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है और राजस्थान में टंगस्टन के जो भंडार है मुख्य रूप से डेगाना, आबू, रेवदर, वालदा, यहां सभी जो है टंगस्टन के लिए जाने जाते हैं। तो जो ए युग्म है यहां क्या है? सुमेलित है। दूसरा है सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता जिसे हम जुड़वा खनिज कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। और यह खनिज राजस्थान में जो इसका अयस्क निकलता है, तो राजस्थान में शीशे का अयस्क निकलता है गैलेना। और राजस्थान में शीशे की जो प्रमुख खाने हैं उसमें सबसे पहले तो है जावर, तो यह सुमेलित है। जावर के अलावा राजस्थान में राजपुरा, दरिबा, रामपुरा, अंगुचा, चौथ का बरवाड़ा, यह सब जो है सीसा और जस्ता के लिए जानी जाती है। इसके बाद तीसरी है बेरिलियम। बेरिलियम लिखा हुआ है बिरमानिया। बेरिलियम एक आणविक खनिज है। बेरिलियम एक आणविक खनिज है और यह मुख्य रूप से निकलता है बांदर सिंदरी, शिकारबाड़ी, गुजरवाड़ा से। बांदर सिंदरी अजमेर में है, शिकारबाड़ी उदयपुर में है, गुजरवाड़ा जयपुर में। इसलिए बेरिलियम का संबंध बिरमानिया से नहीं है। बिरमानिया किसके लिए जाना जाता है? बिरमानिया जाना जाता है रॉक फॉस्फेट के लिए। और यह बिरमानिया लाठी सीरीज के अंतर्गत जैसलमेर में। तो जो सी युग्म है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बेरिलियम जो निकलता है वह बांदर सिंदरी, शिकारबाड़ी और गुजरवाड़ा से निकलता है, बिरमानिया से नहीं निकलता है। बिरमानिया या लाठी क्षेत्र के अंतर्गत जैसलमेर में है, जहां पर रॉक फॉस्फेट के भंडार है। उसके बाद है रॉक फॉस्फेट, और रॉक फॉस्फेट का संबंध है झामर कोटड़ा उदयपुर से। और राजस्थान की या भारत में सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट उत्पादन करने वाली खान कौन सी है? झामर कोटड़ा उदयपुर में है। तो डी ऑप्शन यहां सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बेरिलियम। बिरमानिया का जो है युग्म सही नहीं है। राजस्थान में नहर पर बना पहला सोलर पावर प्लांट स्थित है। ए बड़ला, बी मोकला, सी धूनिया, डी मेनावली। अब बात करें सिंपल सा कि नहर पर बना हुआ, तो राजस्थान में नहरी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में मुख्य रूप से नहरी क्षेत्र आते हैं। नहरी क्षेत्र के अंतर्गत है गंगानगर और हनुमानगढ़, जहां पर नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अब बात करें बड़ला या भड़ला, यहां फलोदी जोधपुर में है। यहां फलोदी जोधपुर में है और यह राजस्थान का पहला सोलर पार्क की जो स्थापना है वह बड़ला या भड़ला में की गई है। मोकला यहां जैसलमेर में है। धूनिया यहां जोधपुर में है और मेनावली यहां हनुमानगढ़ में है। तो प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में नहर पर बना पहला सोलर पावर प्लांट कहां पर होगा? तो मेनावली हनुमानगढ़ में होगा। क्यों होगा? क्योंकि राजस्थान में नहरी क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ में नहर, मेनावली नामक स्थान पर नहर पर जो है सोलर पावर प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। मरुस्थलीय जलवायु मुख्य रूप से राजस्थान के कितने जिलों में पाई जाती है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो देखिए राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उसे हम कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% क्षेत्र आता है। इसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है और इसमें राजस्थान के 12 जिले अवस्थित है।
प्रश्न कहता है कि मरुस्थलीय जलवायु मुख्य रूप से राजस्थान के कितने जिलों में पाई जाती है? तो जो जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है उन सभी जिलों में मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी। और थार का मरुस्थल विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता और जनसंख्या के लिए जाना जाता है। इसका मतलब यहां की जो है मरुस्थलीय जलवायु शुष्क के साथ साथ क्या है, अर्ध शुष्क भी है। इसलिए मरुस्थलीय जलवायु मुख्यतः राजस्थान के कितने जिलों में है? तो 12 जिलों में। अब ये 12 जिले सभी अरावली के पश्चिम के जिले हैं। जो भी अरावली के पश्चिम के जिले, पश्चिम में अवस्थित जिले हैं जहां पर मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। और सबसे ज्यादा जो मरुस्थल का विस्तार है वह है जैसलमेर में। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल का विस्तार कहां पर है? तो जैसलमेर में। और राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो शुष्क जिला पूछा जाता है, यानी सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है? तो चूरू में। और सबसे शुष्क स्थान पूछा जाता है तो वह जोधपुर में फलोदी आता है। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। राजस्थान में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कितने जिलों से होकर गुजरेगा? अब डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है क्या? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यहां भारतीय रेल, जो भारतीय रेलवे है उसके द्वारा यातायात के परिवहन के साथ साथ औद्योगिक विकास के उद्देश्य को लेकर यहां डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहां दो प्रकार से बनाया जा रहा है, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। राजस्थान का जो यह भाग है, यह डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यहां पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत आएगा। और पश्चिमी फ्रंट कॉरिडोर यहां दिल्ली को मुंबई से जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? दिल्ली को मुंबई से। लेकिन यहां राजस्थान के जो है 7 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 7 जिलों से। अब वो 7 जिले कौन कौन से जहां से यहां गुजरेगा? तो उसके अंतर्गत है अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, पाली और सिरोही। इन 7 जिलों से होकर गुजरेगा और इसकी राजस्थान में जो कुल लंबाई आएगी वह 559 किलोमीटर होगी। कि जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो बन रहा है यह राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वह है 559 किलोमीटर, जो राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। और इसका जो निर्माण है वह भारतीय रेलवे द्वारा किया जाएगा। और यह एक तरह से रेल परिवहन के अंतर्गत आता है। के अंदर फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूरा जो है वो जिस तरह का एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, उस ऑयल के ऊपर ही ये पूरा हमारा पैसेज बेस्ड था। अब यहां पर ऑथर क्या कह रहा है? देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स। ऑयल के भी, तेल के भी 3 समूह होते हैं मेजर रूप से। एनिमल ऑयल जो एनिमल से निकाला जाता है, वेजिटेबल ऑयल है ना जो वेजिटेबल से मिलता है, और तीसरा क्या है? मिनरल ऑयल। ग्रेट क्वांटिटीज, बहुत अधिक मात्रा में ऑफ एनिमल ऑयल कम्स फ्रॉम वेल्स। जो वेल मछली होती है उसके से प्राप्त होता है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चीज? एनिमल ऑयल। हम जानते हैं कि वेल मछली जो है वो धरती पर सबसे बड़ा, सबसे विशाल आकार की जीवों में से आता है ना। पूरी पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो धरती का सबसे बड़ा जीव तो फिर हाथी हो गया, लेकिन पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव होता है वेल। तो बहुत उसका शरीर बड़ा होता है, उसके शरीर में बहुत बड़ी चमड़ी होती है, चर्बी होती है, उसी से एनिमल ऑयल निकाला जाता है। उसी के बारे में यहां पर डिस्कस कर रहा था। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स, वेल मछलियां। दोज इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशालकाय। क्या होता है? लिखते हुए चलो साथ साथ दोस्तों आप लोग इस बातें है ना, डिक्शनरी में ढूंढोगे या फिर बाद में जो नर्वस हो, कंफ्यूज होगे कि इसमें वर्ड का मीनिंग क्या था। इससे बढ़िया है डिस्कशन हो रहा है पेपर का, तो साथ साथ में आप लोग नोट डाउन भी करते हो चलो। इनॉर्मस का मतलब होता है विशालकाय, बड़ा है ना, क्रीचर्स, जीव। तो कौन सी वेल क्या होती हैं? वे बड़े विशालकाय जीवों में से आते हैं। ऑफ द सी, समुद्र का सबसे बड़ा विशालकाय जीव। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़े विशालकाय जीवों में से वेल आती है ना। धरती का तो हो गया फिर हाथी है ना। टू प्रोटेक्ट द वेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सी। आर्कटिक सागर जो है वहां पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। हम सबको पता है कि ध्रुव वाला जो इलाका होता है वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, राइट।
तो प्रकृति ने उनको क्या देन दी है, प्रकृति ने उनको, नेचर ने, है ना, मदर नेचर ने क्या करा है, प्रकृति ने उनको शरीर की बनावट ही ऐसी दी है कि जो आर्टिक सागर होते हैं, ध्रुवों पर जो सागर होते हैं, वहां का पानी कितना ठंडा होता होगा, सोचो फिर आप, माइनस में भी 50 चलता है पानी का तापमान जो है वो टेम्परेचर ना। तो प्रकृति ने उनको देन दी है कि उनके शरीर की जो चमड़ी है वो बहुत मोटी दी है उनको, ताकि ठंड जो है वो उनके शरीर के अंदर के अंगों तक ना पहुंच पाए। नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट, उनके शरीर पे बहुत मोटी चमड़ी होती है और उस चमड़ी में क्या होती है, वसा होती है, फैट होती है, और उस मोटी सी चमड़ी खाल को ही क्या कहा जाता है ना, उस चमड़ी के नीचे बहुत सारी फैट होती है ना, वसा होती है, उसी से उनको मदद मिलती है अपने शरीर को गर्म रख पाने में। सर्दी जो ठंडा पानी जो है, ठंडी जो है, सर्दी जो है, उनके अंदर के अंगों तक नहीं पहुंच पाती फिर, तो उस मोटी चमड़ी, वसा वाली चमड़ी को ही कहा जाता है, व्हेल मछली की चमड़ी को, ब्लबर। When the whale is killed, जब उसको पकड़ करके, शिकार करके उसको जब मारा जाता है, the blubber is stripped off, तो उसकी वो मोटी चमड़ी जो है, वसा वाली चमड़ी, फैट वाली जो चमड़ी है, उसको, खाल को निकाल लिया जाता है, and boiled down, फिर उसकी खाल को ही उबाला जाता है ना। उबालने पर क्या होगा, उसकी जो वसा होती है चमड़ी में जो, वो अपने आप जो है तेल छोड़ देती है, फैट। इट प्रोड्यूसेस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, और उससे प्राप्त होता है बहुत सारी मात्रा के अंदर एनिमल ऑयल, which can be made into food for human consumption, जिसको खाने के लिए इंसान जो है वो फिर काम में लेता है ना। तो तीनों तरह के ऑयल्स जो है इंसान खाते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वेजिटेबल ऑयल जानते हैं बस तो वही है, नहीं, हम मनुष्य जो है वो तीनों तरह के इंसान जो है इनका ऑयल्स का यूज करते हैं। अ फ्यू अदर, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, ठीक है, तो मनुष्य के उपभोग के लिए फिर वो उबाल करके जो तेल निकलता है, उसकी खाल को निकाल करके उसको फिर हम लेते हैं इंसान काम में, उपभोग के। अ फ्यू अदर क्रीचर्स, इसी की तरह ऑथर बोल रहे हैं कि दूसरे भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं, है ना, वो भी उनके शरीर से भी तेल निकाला जाता है, यील्ड, प्रोड्यूस करते हैं ऑयल, बट नन सो मच एज द वेल, लेकिन जितना ऑयल जो है वो वेल मछली की चमड़ी से, उसके ब्लबर से निकलता है, उतनी मात्रा में किसी और जीव के शरीर से उतनी मात्रा में तेल जो है वो नहीं निकलता। ऑब्वियस सी बात है, बहुत विशालकाय जीव होता है। द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड हैलीबुट, ये दो तरह की मछलियों के बारे में बात की जा रही है ना, इसका लिवर, कॉड फिश का, और हैलीबुट फिश का जो है उनका जो कलेजा होता है, लिवर जो होता है, यील्ड नरिशिंग ऑयल, है ना, वो क्या करता है, वो उससे नरिशिंग ऑयल निकाला जाता है नरिशमेंट के लिए। बोथ कॉड लिवर ऑयल एंड हैलीबुट ऑयल आर गिवन टू, उस तेल को किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है बीमार बच्चों को, देखो साफ साफ कह रहा है कि गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स का यहां पर मतलब जो है ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है, अवैध नहीं, इनवैलिड का मतलब है बीमार बच्चों को और ऐसे ही दूसरे बीमार लोगों को जिनकी उम्र ज्यादा हो या फिर जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, हु नीड सर्टन विटामिन, जिनको किसी विशेष प्रकार के विटामिन की जरूरत हो, उनको दिया जाता है। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फॉर वेरी लॉन्ग ओल्ड टाइम्स, बहुत पुराने समय से जो है ना, जो वेजिटेबल से ऑयल निकलता है वो जाना जाता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें रसोई के अंदर वेजिटेबल ऑयल ना पाया जाए। क्यों? इट इज यूज्ड इन कुकिंग, सीधी सी बात है, उसको हम कुकिंग के पर्पस से काम में लेते हैं। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टन फ्लावर्स, कुछ चुनिंदा फूलों से, पुष्पों से भी जो है परफ्यूम, उनका भी तेल निकाल के उससे परफ्यूम बनाया जाता है, हम सब जानते हैं ये। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, साबुन वगैरह जो बनते हैं वो जो है ना जो है वेजिटेबल ऑयल से और इसके साथ साथ में जानवरों की वसा से, फैट से उसको बनाया जाता है, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं हम लोग ना। फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टन फ्लावर्स, और इसके अलावा कुछ चुनिंदा फूलों से जो तेल निकलता है उसको मिला करके साबुन बनाया जाता है ना, जो हम बाथ सोप काम में लेते हैं उसमें इन तीनों चीजों का काम लिया जाता है। आगे आता हूं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला सवाल क्या था, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल। अब यहां पर कर्ता कौन है, सोर्स है ना, मेन सोर्स, मुख्य स्रोत है ना, जो है एनिमल ऑयल का, तो ये नेचुरल सी बात है, ये कौन है, ये तो हमारा सिंगुलर है, राइट। तो क्या आएगा यहां पर, इज वेल, ना कि आर। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल, विच सी क्रीचर प्रोवाइड्स ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल। बहुत सिंपल सा ये पैसेज भी जो है वो बहुत ही एवरेज से नीचे के लेवल का पेपर था भैया, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से जो है बातों को जो है मेंशन किया गया था उस पूरे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर। अकॉर्डिंग टू मी द लेवल ऑफ द पैसेज वाज बिलो एवरेज, औसत से भी नीचे के स्तर का ये आपका पैसेज आपसे पूछा गया था। कौन से समुद्री जीव से सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर एनिमल ऑयल निकलता है, जिसके बारे में पूरा आधे से ज्यादा पैसेज जो है वो उसी के बारे में बात कर रहा था, मछली कौन सी, वेल। अगले पे आता हूं, बोथ फिश डैश फ्रॉग लिव इन वाटर। क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि कौन सा, कंजंक्शंस चैप्टर का क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। तो हमें पता है कि बोथ का पेयर किससे बनता है दोस्तों, एंड से बनता है, राइट। नेक्स्ट पे आता हूं, वेजिटेबल डैश मिनरल हैज इक्वल इंपॉर्टेंस। देखो कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन बनाया है यहां पर, ठीक है। क्या पूछ रहा है अपने से, वेजिटेबल डैश मिनरल, ठीक है। अब यहां पर वर्ब क्या दी गई है, सिंगुलर, ठीक है। ये कौन है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट 1 है, ये कौन है, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है ना। अब क्या होगा, वेजिटेबल, या फिर क्योंकि जो हमारा इंग्लिश का और होता है, जो हमारा इंग्लिश का और होता है वो हमारा हिंदी में या होता है, और जो इंग्लिश में एंड होता है वो हमारा हिंदी में और होता है, राइट।
तो और यहां पर क्या है, वेजिटेबल या फिर मिनरल हैज इक्वल इंपॉर्टेंस, या तो वेजिटेबल या मिनरल, नहीं दोनों की ही बराबर की इंपॉर्टेंस होती है, तो ये हमारा आंसर कट गया। एंड लगाऊंगा तो आगे बहुवचन क्रिया दी होनी चाहिए थी, लेकिन दी हुई है सिंगुलर, तो ये भी हट गया। ये यहां पर किसी भी रूप से तार्किक है ही नहीं। यहां पर हैज के हिसाब से जो हमने एक सिंपल सा रूल पढ़ा है कि जब दो कर्ताओं को जोड़ा जाए एज वेल एज से, तो क्रिया जो है वो पहले वाले के हिसाब से आएगी, और यहां पहला वाला कौन है, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल के हिसाब से वहां पर क्या होगा, वहां पर वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। तो यहां पर 100% हमारा आंसर जो है फिर वो एज वेल एज होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सिनोनिम पूछा गया है हमसे, वर्ड दिया जा रहा है लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, लैंग्विश का मतलब ही होता है किसी चीज की इच्छा रखना या फिर लालसा रखना। लालसा रखना, तो यहां पर इसका सेम मीनिंग जो है फिर वो कौन सा वर्ड देता है, क्रेव। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई से ही फॉर्म बनती है नाउन वाली सेटिस्फैक्शन, और कंटेंट का मतलब भी यही होता है संतुष्ट करना, और इसी से इसकी नाउन फॉर्म बनती है फिर कौन सी, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इसी से बना हुआ वर्ड है, इतना सॉरी इससे नहीं, इससे बना हुआ वर्ड है कंटेंट से। ठीक है, मतलब क्या होता है, संतुष्टि। चलता हूं मैं आगे, फिर अगेन सिनोनिम पूछा गया था हमसे, वर्ड क्या था दोस्तों, वर्ड था अपने पास में हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई पट्टेदार जो है बेल्ट जिसको सहारे के रूप में उसको मूव किया जाता है। घोड़े को, टांगे को देखा होगा आपने, घोड़े के टांगे को, टांगे में जो घोड़ा होता है, घोड़े की गर्दन को उसके नाक के आगे से जो है जिस दो चमड़े की जो फट्टे जो होते हैं बेल्ट वगैरह, उसको कहा जाता है क्या, हार्नेस, है ना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या था, साज। साज जिससे आप सपोर्ट ले रहे हो, पूरा साथ ले रहे हो, साथ ले रहे हो, साज कहते हैं। एग्जैक्ट वर्ड इसका क्या होगा, इसका सिनोनिम अकम्पनीमेंट, है ना। जील, जील का मतलब होता है उत्साह। क्या होता है भाई, उत्साह को कहते हैं हम इंग्लिश में जील, है ना। और इसी से फिर हमारा वर्ड बनता है जीलस। जीलस का मतलब क्या होता है, जीलस का मतलब होता है उत्साही। लिबरेट, लिबरेट वर्ब की फॉर्म है, मीनिंग क्या होता है, आजाद करना। क्लियर है मेरी बात यहां पर, लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना, और उसी से इसकी नाउन फॉर्म फिर बनती है क्या चीज, लिबरेशन, आजादी। ठीक है, तो जल्दी से सारी बातों को भी लिखते हुए चलें भाई, चलें आगे, सारी की सारी बातों को फटाफट से लिखते हुए चलो। तो एक लास्ट सवाल हमारा बचता है अब, और देखते हैं क्या है। इडियम फ्रेज का सवाल पूछा गया है हमसे, और वो इडियम फ्रेज क्या है, इन हाई स्पिरिट्स, टू बी इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का दोस्तों मतलब ही होता है अति प्रसन्न होना, हद से ज्यादा खुश होना। तो वहां पर इसका फिर आंसर क्या बना, चीयरफुल, है ना। ड्रंक, गुड पोजीशन, शॉक्ड, इसका नहीं होगा। आप सिंपल वे के अंदर इन हाई स्पिरिट्स का मीनिंग लिख करके रखो, अति प्रसन्न होना। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राम सेवक मॉडल पेपर 3 का इंग्लिश के सेक्शन में दिए गए सवालों का एक पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। थैंक यू।